भारत ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के दूसरे चरण में बनाई बड़ी उपलब्धि। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के लिए गर्व का क्षण। इंजीनियरों और वैज्ञानिक टीम को दी बधाई। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा बैकलॉग मामले में उच्च न्यायालय ने आयोग और राज्य सरकार से मांगा जवाब। 21 अप्रैल को अगली सुनवाई। स्कूलों में शुल्क निर्धारण को लेकर रांची में जिला स्तरीय समिति की हुई बैठक। अभिभावकों के लिए जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर। निर्देशों के उल्लंघन पर 2.5 लाख तक जुर्माना। और रांची में चल रही 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड ने महाराष्ट्र को 6-0 से हराया। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु के कलपक्कम में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने परमाणु विखंडन श्रृंखला के स्वसंचालित स्तर पर पहुंचने की उपलब्धि हासिल कर ली है। इसके साथ ही भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज हुई है। 500 मेगावाट विद्युत क्षमता वाला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पीएफबीआर भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा संचालित है। ये भारत की दीर्घकालिक परमाणु रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूरी तरह से चालू होने पर भारत रूस के बाद व्यावसायिक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वाला दूसरा देश बन जाएगा। क्रिटिकलिटी आपको बता दें कि एक ऐसी अवस्था है जब कोई परमाणु रिएक्टर स्वसंचालित श्रृंखला अभिक्रिया हासिल कर लेता है। यह पूर्ण विद्युत उत्पादन से पहले का महत्वपूर्ण चरण होता है, जो दर्शाता है कि रिएक्टर का कोर निर्धारित डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा है। तो भारत की परमाणु रणनीति में ये बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, जहां स्वदेशी डिजाइन प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो कि 500 मेगावाट क्षमता वाला रिएक्टर है, उस क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि इसको कहा जा रहा है। एनपीसीआईएल की ओर से इसका संचालन होगा। भारत की परमाणु रणनीति एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसको देखा जा रहा है। कमर्शियल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वाला देश बन जाएगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत अपने नागरिक परमाणु ऊर्जा यात्रा में एक निर्णायक कदम उठा रहा है, जो देश के 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण को और आगे बढ़ाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की है। पीएम ने कहा है कि भारत अपने नागरिक परमाणु ऊर्जा यात्रा में एक निर्णायक कदम उठा रहा है, जो देश के 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण को आगे बढ़ाता है। रिएक्टर के तकनीकी महत्व को सामने रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उन्नत रिएक्टर जो खपत से अधिक ईंधन उत्पादन करने में सक्षम है और देश की वैज्ञानिक क्षमता और इंजीनियरिंग कौशल की मजबूती को दर्शाता है। पीएम ने इस कार्यक्रम के तीसरे चरण में भारत के विशाल थोरियम भंडार के उपयोग की दिशा में एक निर्णायक कदम भी बताया। साथ ही परियोजना में शामिल वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई भी दी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा बैकलॉग 2026 को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में कल सुनवाई हुई। इस मामले में न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने जेपीएससी और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारत की कूटनीति लगातार काम आ रही है। जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार 2 और भारतीय एलपीजी टैंकर युद्ध प्रभावित होर्मुज को सुरक्षित पार कर चुके हैं।
ग्रीन सानवी जहाज आज और ग्रीन आशा 9 अप्रैल तक भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच जाएंगे। पत्तन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने बताया है कि वर्तमान में होर्मुज क्षेत्र में कुल 16 भारतीय तिरंगे वाले जहाज मौजूद हैं, जिन पर 433 भारतीय नाविक हैं। ग्रीन सानवी पर करीब 46,500 मीट्रिक टन एलपीजी कार्गो है, जबकि ग्रीन आशा पर 15,500 मीट्रिक टन एलपीजी कार्गो है। झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के तहत रांची में जिला स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की बैठक उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निजी विद्यालयों की फीस निर्धारण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और अभिभावकों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया गया। विद्यालयों को पिछले 3 वर्षों का कक्षावार शुल्क वितरण प्रस्तुत करने, अधिनियम अधिकतम 10% तक ही शुल्क वृद्धि करने तथा पीटीए और शुल्क समिति की जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक जुर्माने की चेतावनी देते हुए सभी प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया। जो फीस हर एक कक्षा वाइज और कैटेगरी वाइज हम लोग मांग रहे हैं और उसके बाद अगले सप्ताह जो है हम लोग एक सभी स्कूल्स के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं और जितने भी हमारे जो डायरेक्शंस जो राज्य सरकार के और आरटीए के अंतर्गत जो आती है तो उनको हम लोग सूचित करेंगे और जो शिकायतें जो आएंगी पेरेंट्स के द्वारा, बच्चों के द्वारा, तो उनको जो है उनके जांचों उपरांत अगर सही पाई जाती है तो हम लोग जो फाइन जो करना है या अगर जो आरटीए का विड्रॉवल का भी अगर आवश्यकता पड़ता है तो वो भी जिला स्तरीय समिति जो करेगी। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। लोकसभा सचिवालय ने ये जानकारी दी। विपक्षी दलों के सदस्यों ने 12 मार्च को ये नोटिस सौंपा था। उच्च सदन राज्यसभा के सभापति ने भी विपक्ष की ओर से दिए गए इस तरह के नोटिस को अस्वीकार कर दिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(5) मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तों और कार्यालय की अवधि अधिनियम 2023 की धारा 11(2) और न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत लोकसभा के 130 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित 12 मार्च 2026 के एक प्रस्ताव संबंधी नोटिस लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा गया था, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की गई थी। सचिवालय ने कहा है कि प्रस्ताव के नोटिस पर उचित विचार करने और उसमें शामिल सभी प्रासंगिक पहलुओं और मुद्दों के सावधानी पूर्वक और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्ताव के उक्त नोटिस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि उच्च सदन के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ विपक्षी सदस्यों द्वारा दिए गए नोटिस को अस्वीकार कर दिया है। बोकारो में ट्रेजरी के वेतन मद से अवैध निकासी मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। अपर समाहर्ता के जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिला कोषागार पदाधिकारी द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस मामले में अकाउंटेंट कौशल कुमार पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। फ्रीज करने के आदेश दे दिए हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट वीडियो ऑफिस के हैं एसपी साहब उसको देख रहे हैं, उसको फ्रीज करेंगे। ट्रेजरी में जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फ्रीज किया जा रहा है। अकाउंट, जिस अकाउंट में वो पैसा गया है उस अकाउंट को भी हम लोगों ने फ्रीज करने का आदेश कर दिया। उस अकाउंट को फ्रीज करने, उसमें जो भी बैलेंस है अभी उस अकाउंट को फ्रीज करने का आदेश दिया। ट्रेजरी ऑनलाइन है सब कुछ, इसलिए इसमें जिस लेवल पर गड़बड़ी होगी एक जांच में ये सामने आ जाएगी। अगर प्रिलिमिनरी जांच में ऐसा संकेत अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद इसमें एक बड़े जांच की जरूरत पड़ सकती है, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो लोग वो जांच भी कराएं।
रांची में पुलिस ने रातू थाना क्षेत्र की एक किशोरी की हत्या मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में रिश्ते की कत्ल की बात सामने आई है। बोले भाई ने ही किशोरी की हत्या कर लापता होने की कहानी गढ़ी थी। बाद में गयाजी में अंतिम संस्कार भी कर दिया। पुलिस ने मामला संज्ञान में आने के बाद अनुसंधान शुरू किया। तकनीकी साक्ष्य और फोटोग्राफ के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। राज्य में साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई के साथ ही लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की जा रही है। अपराधियों ने जामताड़ा के उपायुक्त का भी फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बना लिया और लोगों को अनावश्यक मैसेज भेजना शुरू किया। उपायुक्त रवि आनंद ने इसे लेकर जिलेवासियों से अपील की है कि वे उनके व्हाट्सएप अकाउंट से अगर कोई मैसेज आता है तो इसकी सूचना साइबर पुलिस को दें। कोडरमा में हत्या का एक सनसनीखेज मामला आया है, जिसमें पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंक दिया। हत्यारोपी पवन स्वर्णकार घटना के बाद से फरार है। पवन स्वर्णकार ने खुद पत्नी की हत्या का गुनाह कबूल कर ससुराल वालों को फोन किया और फिर फरार हो गया। दो दिन के लिए आया था डेरा खोजने के लिए, ठीक है, टोटो लेके। फिर वहाँ से गया घरे गया था। फिर रामनवमी पूजा में वहीं रहा। उसके बाद बुधवार को बोलने लगा कि हम चल जाएंगे, अब मामा हम चल जाएंगे, नहीं रहेंगे। और भगनी भी बोली कि चल जाएंगे मामू। तो फिर गुरुवार को ही लोग को जो कपड़ा लता देना था वो ला के दे दिए और हम आ गए। तो भाई को डब्लू चांसी के लिए डॉक्टर के पास, हम बोले ठीक है मेहमान, हम जा रहे डॉक्टर के पास, आप लोग चल जाइएगा। तो हम भी मारे तो सिलवटवा में जाके लगा तो मर गई, बस इतना ही बोला। उसके बाद जो सब फोन कट हो गया और हम लोग तिलैया थाना आ गए। सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट सीट की ओर से एकम डायलॉग संवाद से निर्माण विषय पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रांची में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में देश के विविध क्षेत्रों से 70 से अधिक विशेषज्ञ विचार साझा करेंगे। रांची में सीट की ओर से 8 और 9 अप्रैल को एकम डायलॉग संवाद से निर्माण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। संस्थान के सीईओ रमापति कुमार ने बताया कि कार्यक्रम का उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ करेंगे। सीईओ रमापति कुमार ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान झारखंड, बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ एक मंच पर नजर आएंगे। उनके विचार नीति निर्माण और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में सहायक होंगे। हमारे 11 पद्मश्री से सम्मानित इस क्षेत्र से ऐसे चेंज मेकर्स इस कार्यक्रम में शरीक करेंगे और अपनी अनुभव को हमारे बीच शेयर करेंगे। और हम आप सभी से ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से ये पूर्वी और मध्य भारत का क्षेत्र जलवायु परिवर्तन की समस्या से ग्रसित है, इसमें आप अधिक से अधिक सहभागिता दिखाते हुए हमारे इस प्रयास को जनता और खास करके राजनीतिज्ञ और जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनके बीच आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। सीईओ रमापति कुमार ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान झारखंड, बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ एक मंच पर नजर आएंगे। उनके विचार नीति निर्माण और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में सहायक होंगे। और साथ ही साथ 300 लोगों की प्रतिभागी होगी जो झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीट की पॉलिसी एंड पार्टनरशिप डायरेक्टर सृष्टि पल्लव ने बताया कि यह कार्यक्रम संवाद और निर्माण पर केंद्रित है, जहां संवाद के माध्यम से समाधान केंद्रित विमर्श को बढ़ावा दिया जाएगा। इस दौरान 27 चेंज मेकर्स को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में 11 पद्मश्री भी शामिल होंगे। एकम डायलॉग्स एक जीवंत प्रक्रिया है, ये कोई एक कॉन्फ्रेंस नहीं है। हमारा फ्रेमवर्क इसलिए 2 स्तंभों पर आधारित है, जो कि संवाद और निर्माण। संवाद में हम यहाँ विभिन्न स्टेक होल्डर्स को लाके गहन श्रवण या फिर सुनने की संस्कृति से एक दूसरे के अनुभवों से सीखेंगे। और निर्माण, जो संवाद से निकले विचार आएंगे इन 2 दिनों में, उससे हम सह निर्माण की प्रक्रिया में लाएंगे और इससे हम ऐसे क्षेत्रीय मार्ग तैयार करेंगे जो हमारे संस्कृति, नीतिगत, नवाचार और जमीनी नेतृत्व का मिश्रण होंगे।
यह कार्यक्रम जलवायु अनुकूलन, आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में मील का पत्थर साबित होगा। यह संस्कृति एवं पारंपरिक ज्ञान को पुनर्स्थापित करने, तकनीक, नवाचार और डेटा को स्थानीय आवश्यकताओं से जोड़ने का अनूठा पहल साबित होगा। रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। रांची में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से महिला मत्स्य कृषक सशक्तिकरण कार्यशाला सह संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य की 246 महिला लाभुकों के बीच विभिन्न योजनाओं के तहत लाखों रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र शालीमार में आयोजित इस कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत महिला मत्स्य कृषकों को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम में 4 पहिया पिकअप वाहन, 3 पहिया वाहन, गिल नेट और लाइफ जैकेट जैसी परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने का एक नया रास्ता दिखाया है। विशेषकर 2025-26 में विगत वर्ष 98 महिला मत्स्य समिति के द्वारा राज्य के महत्वपूर्ण जलाशयों यथा चांडी, गेतलसूद, तिलैया, पंचकेरो, मशानजोड़ एवं पतरातू आदि जलाशयों में मछली पालन किया जा रहा है। महिला लाभुकों ने बताया कि मत्स्य पालन से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। अब उनकी आय में वृद्धि हुई है और वे आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बन रही हैं। पहले से हम लोग का बहुत सुधार है और इसी तरह हम लोग अगर होगा तो अपनी बेटी को अच्छी तरह से ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे पढ़ाई लिखाई। और महिलाओं को क्या कहना चाहिए? हम महिलाओं को बोलेंगे आप लोग भी घर में बैठे नहीं रहिए, आप लोग भी आगे बढ़िए। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला मत्स्य कृषकों को सम्मानित भी किया गया। इस तरह की पहल न केवल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रही हैं। रांची से असीम की रिपोर्ट। नासा के अंतरिक्ष यात्री मून मिशन पर गए हुए हैं। अंतरिक्ष यात्रियों ने बताया कि हैंशन ओरियन कैप्सूल की खिड़की से चंद्रमा को देखा है। उन्होंने चांद को देखने का अपना अनुभव भी साझा किया। नासा के मिशन आर्टेमिस 2 ने इंसानों को पृथ्वी से अब तक की सबसे ज्यादा दूरी तक पहुंचा दिया है। इस मिशन ने अपोलो 13 का पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। नासा की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार जैसे ही अंतरिक्ष यात्री चांद के पास पहुंचे, उनके सामने खिड़कियों से चांद का शानदार नजारा दिखाई देने लगा। खास बात यह रही कि इस दौरान उन्हें चांद के उस हिस्से को देखने का मौका मिला जिसे पहले इंसानों ने कभी इस तरह करीब से नहीं देखा था। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। पलामू मेदिनीनगर में साधना सप्ताह के तहत आयोजित चर्चा में आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से निरंतर सीखने, एआई, साइबर सुरक्षा और डिजिटल जागरूकता पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने तकनीक के सही उपयोग के दक्षता और सुरक्षित कार्य संस्कृति विकसित करने की बात कही। देवघर में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में बैठक कर 10 अप्रैल की प्रस्तावित कार्यशाला की रूपरेखा तय की गई। विभिन्न महिला और बाल संरक्षण योजनाओं की समीक्षा कर लाभ अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के निर्देश उपायुक्त ने दिए। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने बरवाडीह स्टेशन का निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं और परिचालन का जायजा लिया। इस दौरान आधुनिक सुविधाओं से युक्त मॉडिफाइड ब्रेक वैन की शुरुआत भी की गई, जिसमें सोलर पैनल और बेहतर सुविधाएं शामिल हैं। पलामू में पुलिस ने सदर अस्पताल के पास कार्रवाई कर युवक को अवैध पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी फरार हो गया। मामले में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। डाल्टनगंज रेलवे कॉलोनी में फायरिंग मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को देसी पिस्टल, जिंदा गोली और अन्य हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने लूट की योजना और फायरिंग की बात कबूली। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।
धनबाद में होमगार्ड भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा कड़ी सुरक्षा और पारदर्शिता के साथ शुरू हुई। सीसीटीवी, बायोमेट्रिक सत्यापन और RFID तकनीक से निष्पक्ष चयन सुनिश्चित किया जा रहा है। फर्जीवाड़े पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। गुमला में उपायुक्त के निर्देश पर SDO की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें गैस आपूर्ति को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए पुरानी बुकिंग को प्राथमिकता, वार्ड स्तर पर पूर्व सूचना के साथ वितरण और भीड़ नियंत्रण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कोडरमा में सामाजिक जिम्मेदारी की एक प्रेरणादायक मिसाल सामने आई है। जिला प्रशासन ने जरूरतमंदों की मदद के लिए वस्त्र दान और पुस्तक दान अभियान की शुरुआत की है। कपड़े जो आपके काम के नहीं, वो किसी और के लिए बेहद जरूरी हो सकते हैं, और किताबें जो आपने पढ़ ली वो किसी और के सपनों को दिशा दे सकती हैं। इन्हीं संदेशों के साथ कोडरमा के झुमरी तलैया नगर परिषद क्षेत्र में जिला प्रशासन की ओर से वस्त्रदान और पुस्तकदान अभियान की शुरुआत की गई। उपायुक्त ऋतुराज और नगर परिषद अध्यक्ष रमेश हर्षदान ने अभियान वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एक ठंड के मौसम से पहले और एक गर्म के मौसम से पहले, ताकि दोनों ही तरीके के कपड़े हम लोगों को मिल जाए। पिछली बार का कार्यक्रम हमारा ये सितंबर में कराया गया था और मुझे लगता है कि बहुत ही बृहद तरीके से हम लोगों ने अलग अलग वार्ड्स में किया। लोगों ने बढ़ चढ़ के सहभागिता दिखाई और लास्ट में जब खत्म हो गया तो भी लोग बोले कि हमें कई बार जानकारी नहीं मिली। तो इस बार हम लोगों ने सारे वार्ड पार्षदों को जिम्मेदारी दी है कि एक एक वार्ड में वो वार्ड समितियों के साथ बैठक करेंगे और जो शेड्यूल दिया गया है उस शेड्यूल के अनुसार गाड़ियां जब जाएंगी तो वो पहले से ही वस्त्र और पुस्तक पहले से कलेक्ट करके रखेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो। इस बार इसको और सक्सेसफुल तरीके से, बृहद तरीके से कर सके। इस अभियान में जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आम लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। सभी वार्ड पार्षदों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों को भी इसमें जोड़ा गया है। नगर परिषद अध्यक्ष रमेश हंसदार ने कहा कि इस अभियान से सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा मिलेगा। वहीं उपाध्यक्ष मनोहर राम ने भी लोगों से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। शरीर पर वस्त्र नहीं रहता था, वैसे लोगों को हम लोग वस्त्र दे रहे हैं और वस्त्र में क्वालिटी है। और बहुत जगह स्टेशन में भी देखते हैं, बहुत जगह लोग वैसे घूमते हैं, तो वो लोग को लाभ है और ये लाभ दिलाने के लिए नगर परिषद कटिबद्ध है। और दूसरा चीज़, जो किताब का जो बात आया है, तो ये बहुत बड़ी पहल है और बहुत अच्छी पहल है। नगर वासियों से भी आग्रह करना चाहते हैं, मुहिम में पुण्य का भागी है। जितने लोगों का, आम गरीब आदमी जो हसाए लोगों को लाभ मिलेगा। जितने जनप्रतिनिधि वार्ड पार्षद से भी आग्रह है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को जोड़ें और इस मुहिम को सफल बनाएं। यह पहल न सिर्फ जरूरतमंदों की मदद करेगी, बल्कि समाज में सहयोग और संवेदनशीलता की भावना को और भी मजबूत बनाएगी। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। राजधानी रांची के मोराबादी स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह स्टेडियम में इन दिनों सब जूनियर महिला हॉकी का रोमांच देखने को मिल रहा है। इस चैंपियनशिप के छठे दिन कल मेजबान झारखंड ने शानदार आगाज करते हुए महाराष्ट्र को 6-0 से हराकर पूल ए में अपनी पहली जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में आज झारखंड का मुकाबला बिहार से होगा। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। आज से 11 अप्रैल तक नई दिल्ली में होने वाले बिली जीन किंग का एशिया ओशिनिया ग्रुप 1 में भारतीय टीम को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। कोरिया और न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमों के साथ ग्रुप में शामिल होने के कारण भारत घरेलू मैदान पर मिलने वाले हार्ड कोर्ट के फायदे का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करेगा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अंडर 23 एशियाई चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता ललित ने पुरुषों के 55 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में फाइनल में स्थान बना लिया है। 23 वर्षीय ललित ने सेमीफाइनल में चीन के होइंग शी को 11-3 से हराकर स्वर्ण पदक के मुकाबले में जगह बनाई। फाइनल में उनका सामना उज्बेकिस्तान इख्तियोर बोजिरोव से होगा। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की प्रीति पवार, प्रिया और अरुंधति चौधरी ने फाइनल में स्थान बना लिया है और पदक पक्का कर लिया है। प्रीति ने सेमीफाइनल में कोरिया की AGM को 5-0 से शिकस्त दी। वहीं प्रिया ने मंगोलिया के मुक्केबाज और अरुंधति ने उज्बेकिस्तान की ओइशा टोएरोवा को 4-1 से हराया।
आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स की भिड़ंत गुवाहाटी के बरसा पार्क क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई इंडियंस से होगी। राजस्थान ने शुरुआत लगातार 2 जीत के साथ की है, वहीं मुंबई को अपने 2 मुकाबलों में 1 में जीत मिली है। कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल का मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। मैच के रद्द हो जाने से दोनों टीमों को एक अंक बांटना पड़ा। इस मैच के रद्द हो जाने के बाद पंजाब किंग्स लीग में शीर्ष पर बनी हुई है। और अब बात मौसम की। राज्य के अधिकांश हिस्सों में कई दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कई क्षेत्रों में 9 अप्रैल तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग जैसे जिलों में आज ओलावृष्टि की आशंका है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कल भी कई क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। अगले 24 घंटे के दौरान तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान सरायकेला में अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। सात अप्रैल साल 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना की गई। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष इकाई के रूप में की गई। WHO का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य स्तर को बेहतर करना है। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। इस संगठन में 194 सदस्य देश शामिल हैं। भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सदस्य देश है और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, वेस्टर्न पैसिफिक, यूरोप और पूर्वी मध्य सागर में इसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं। WHO की स्थापना के दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अप्रैल साल 1920 में प्रसिद्ध सितार वादक और संगीतज्ञ पंडित रविशंकर का जन्म बनारस में हुआ था। संगीत कला में असीम ऊंचाइयां छूने वाले पंडित रविशंकर को अगर किसी वजह से सबसे अधिक जाना जाता है तो वह है उनका भारतीय संगीत को पश्चिम में लोकप्रिय बनाने का योगदान। इन्होंने हिंदी सिनेमा के लिए अनुराधा, गोदान, मीरा, पाथेर पंचाली और अपूर्व संसार समेत कई फिल्मों में संगीत दिया। अपनी कला के बूते कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर चुके रविशंकर को ग्रैमी अवार्ड के साथ ही भारत सरकार द्वारा साल 1967 में पद्म भूषण और साल 1981 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साल 1999 में पंडित रविशंकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के दूसरे चरण में बनाई बड़ी उपलब्धि। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के लिए गर्व का क्षण। इंजीनियरों और वैज्ञानिक टीम को दी बधाई। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा बैकलॉग मामले में उच्च न्यायालय ने आयोग और राज्य सरकार से मांगा जवाब। 21 अप्रैल को अगली सुनवाई। स्कूलों में शुल्क निर्धारण को लेकर रांची में जिला स्तरीय समिति की हुई बैठक। अभिभावकों के लिए जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर। निर्देशों के उल्लंघन पर 2.5 लाख तक जुर्माना। और रांची में चल रही 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड ने महाराष्ट्र को 6-0 से हराया।